ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये आपका डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है आपके कोर्स का, चैप्टर नंबर 18, उसका लास्ट टॉपिक है जो कि निहायत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। हम इसको थोड़ा सा एक मुनफरिद तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक हमें या ये किस तरफ हमें क्या मैसेज दे रहा है। बहरहाल अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देता चलूँ कि हमने ये जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर शुरू किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से लेकर पेयर प्रोडक्शन तक जो हम लोगों ने पढ़ा, तो ये तमाम के तमाम टॉपिक्स हमें दो तरफ ले जा रहे थे, जिसको हम कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी कि जो वेव है उसका भी डुअल नेचर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, उसके हिसाब से वेव एज अ पार्टिकल बिहेव करता है जब वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है, और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में जब वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है तो वो एज अ वेव बिहेव करता है। लिहाजा वेव हैज़ डुअल नेचर, इट इज़ पार्टिकल एंड वेव एज वेल। ये जिसका दोहरा मयार है, डुअल नेचर है। इसी तरह लिब्रॉय व्यू पॉइंट से हमें पता चला कि पार्टिकल जो है इट कैन आल्सो बिहेव वेव। लिहाजा पार्टिकल अब मैक्रोस्कोपिकली हर पार्टिकल है, ये पेन हो गया, हम हो गए, बॉल हो गई, कोई एनीथिंग मैक्रोस्कोपिक वो पार्टिकल है। लेकिन माइक्रोस्कोपिकली जैसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव यानी कि पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है और वो एज अ वेव भी बिहेव करता है। लिहाजा पार्टिकल का भी डुअल नेचर है और वेव का भी डुअल नेचर है। जब ये बात पता चली कि पार्टिकल का डुअल नेचर है तो लोगों ने कहा कि एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है हाउ इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल। क्लासिकली तो वो पार्टिकल है, आप बोहर मॉडल को देखते हैं या उसका ऑर्बिट्स को और उसकी ऑर्बिटल मोशन को, ये वो क्लासिकल मॉडल है। लेकिन मॉडर्न जो फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है, उसके हिसाब से वो पार्टिकल है। और जब कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिकली, माइक्रोस्कोपिकली वेव है, तो जब एक वेव है तो वेव पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। अगर हाइजेनबर्ग को क्या जरूरत पड़ी कि उसने इलेक्ट्रॉन के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसलिए जरूरत पड़ी कि उन लोगों को ये बात मालूम थी कि वेव जो है उस पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है, और इलेक्ट्रॉन चूंकि एज अ वेव डिस्कवर हो चुका था तो लिहाजा ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन पर भी वैलिड होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब कोई वेव ट्रेवल कर रही होती है, फॉर अ वेव, डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें एक वेव दूर कहीं स्टार से आ रही है, लाइट वेव है, इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब हमें नहीं पता कि वो कहां से आ रही है और वो क्रॉस करके कहां तक जा सकती है, वहां से आ रही है, वहां तक जा रही है, कहां। यानी कि जब एक वेव आ रही है तो हमारा ये मानना है कि वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक वो जाती है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। हमें उसकी, जब एक चीज़ -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आ रही है तो इसका मतलब है इस वेव के मुतालिक हम ये नहीं बता सकते कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, क्योंकि इसकी पोजीशन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है। और जब हम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते तो हम टाइम भी नहीं बता सकते कि फ़लाँ टाइम वो कहाँ होगी, उसकी किस पोजीशन पे कितना टाइम होगा उसको। यानी कि एक बात इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता चला हूँ, ये आप इक्वेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, S = VT। अब अगर मैं S की जगह लिख देता हूँ X, V की जगह लिख देता हूँ C, T की जगह लिख देता हूँ टाइम, X = CT। X इज पोजीशन, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड T इज द टाइम। इसका मतलब है चूंकि C जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, C एक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है वैक्यूम में, तो लिहाजा x जो है दैट इज मेजर ऑफ टाइम। इसका मतलब है पोजीशन और टाइम आपस में रिलेटेड है। जब आपको किसी चीज़ का टाइम पता हो उसकी आप पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं, और जब आपको पोजीशन पता हो तो टाइम मालूम कर सकते हैं। टाइम और पोजीशन किसी हिसाब से, यानी कि जब आपको एक
पार्टिकल को पता है कि वो यहाँ तक पहुँचा है, उसकी पोजीशन नोन हो चुकी है, तो आप उसका टाइम भी निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में पहुँचा होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो आपको आती है। तो जब ये सी आती है, टाइम पता हो तो पोजीशन ढूंढ सकते हैं, पोजीशन पता हो तो सी आता है तो टाइम ढूंढ सकते हैं। और इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ एक नज़र डालें, एनर्जी इक्वेशन से इज इक्वल टू mc स्क्वायर से mc स्क्वायर को मैं c डॉट सी लिख सकता हूँ। mc क्या चीज़ है? mc सिमिलर टू mv इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है ये c। इसका मतलब है इज इक्वल टू cp या pc। वंस अगेन c कांस्टेंट है तो एनर्जी इज मेजर ऑफ मोमेंटम, c इज कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है पोजीशन और टाइम जिस तरह आपस में रिलेटेड हैं, तो मोमेंटम और एनर्जी आपस में, यानी इफ यू नो द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल और अ वेव, यू कैन आल्सो कैलकुलेट इट्स एनर्जी। एंड इफ यू नो एनर्जी, सिंपल कैसे, सी को पी से मल्टीप्लाई कर दें, मोमेंटम पता है, एनर्जी ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको एनर्जी पता है, सी पे डिवाइड कर दें, सी को एनर्जी पे डिवाइड कर दें, आप मोमेंटम ढूंढ सकते हैं। लिहाजा मोमेंटम जब मालूम हो गया तो एनर्जी अंडरस्टूड हो गई, और टाइम जब मालूम हो गया तो पोजीशन अंडरस्टूड हो गई। तो अब मैं वापस अपनी बात पे जाता हूं कि जब एक वेव आ रही है, उसकी आप लोगों को उसकी पोजीशन नहीं पता, उसकी पोजीशन x जो है उसमें एरर है, डेल्टा x है, तो जाहिर बात है उसके टाइम में भी एरर होगा, टाइम भी अनसर्टेन होगा। जब उसकी पोजीशन नहीं पता, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो टाइम भी नहीं पता। लेकिन उसकी एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ के हिसाब से, उसकी फ्रिक्वेंसी अगर नॉन हो तो हम उसका एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं तो पी भी हम एच एफ ओवर सी के हिसाब से या एच ओवर लैम्डा के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि जब एक वेव ट्रैवल कर रही है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट इट्स एनर्जी एंड मोमेंटम, बट इट्स इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट टाइम एंड पोजीशन प्रिसाइजली और विदाउट एरर। तो टाइम और पोजीशन, यानी कि जब वेव ट्रैवल कर रही है तो उसके टाइम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन उसका एनर्जी और मोमेंटम जो है वो सर्टेन होगा। इसका मतलब है एट अ टाइम एक वेव जो प्रोपोगेट कर रही है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम, टाइम और एनर्जी को कैलकुलेट करना एक ही वक्त में, इन चारों चीज़ों को कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं है। अगर पोजीशन अनसर्टेन हो गई तो इसका मतलब है टाइम भी अनसर्टेन हो जाएंगे, एनर्जी और मोमेंटम सर्टेन हो जाएंगे। अब अगर एक लम्हे के लिए मैं एक वेव आ रही है, उस वेव के ऊपर एक दूसरी वेव को सुपर इम्पोज करवा दूं, इसको कहते हैं सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन के हिसाब से आपको पता है, सुपर पोजिशन के हिसाब से वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसका मतलब है अब उसकी पोजीशन सर्टेन कर दी मैंने दो पॉइंट के दरमियान, और जब पोजीशन सर्टेन कर दी तो उसका टाइम भी सर्टेन हो गया। जब वेव को मैंने दो पॉइंट के बीच कन्फाइन कर दिया तो टाइम और पोजीशन सर्टेन हो गए, और जब टाइम और पोजीशन सर्टेन हो गए, इधर सुपर पोजीशन हुआ है, एम्पलीट्यूड बढ़ा है, एम्पलीट्यूड बढ़ा है, एनर्जी बढ़ी है, तो एनर्जी में एरर आ गया है। जब एनर्जी में एरर आ जाएगा तो जाहिरी बात है उधर से आप देखें तो मोमेंटम में भी एरर आ जाएगा। जैसे इधर टाइम में एरर आ गया था, इस तरह मैं अगर लिख लूँ तो पोजीशन में भी एरर आ गया था, इधर एनर्जी सर्टेन थी, मोमेंटम। इसका मतलब है कि व्हेन आई विल कन्फाइन द वेव बिटवीन टू फिक्स पोजीशन, आई विल मेक द पोजीशन एंड टाइम सर्टेन, इट्स एनर्जी एंड मोमेंटम विल बिकम अनसर्टेन। जैसे आपके सामने उसकी एनर्जी और पोजीशन जो है, उसकी एनर्जी और मोमेंटम अनसर्टेन हो गए। इसका मतलब है किसी वेव के मुतालिक ये हम दावा कर सकते हैं कि अगर उसकी पोजीशन और टाइम सर्टेन है, पोजीशन और टाइम सर्टेन है, तो एनर्जी और मोमेंटम अनसर्टेन होंगे। और अगर उसकी एनर्जी और मोमेंटम सर्टेन है, सही तौर पर मालूम है, तो उसकी पोजीशन और टाइम अनसर्टेन होंगे। तो लिहाजा
अकॉर्डिंग टू लियोस डी ब्रॉय और डेविसन जर्मर, जीपी थॉमसन, इन तमाम या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाज प्रूव्ड एज अ वेव। जब इलेक्ट्रॉन एज अ वेव प्रूव हो चुका था तो इलेक्ट्रॉन पर भी ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे भी ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगना चाहिए। तो इसी वजह से हाइजेनबर्ग जो थे उनको ये ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया कि ये तो इलेक्ट्रॉन पर भी ये लगना चाहिए। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन के मुतालिक अब हम कैसे बात करेंगे। देखिए अब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर मौजूद है, फर्ज करें किसी पोजीशन में मौजूद है, ये उसकी पोजीशन है x, इस x पोजीशन में मौजूद है। यहाँ पर चूंकि वेव है तो वो एक क्लाउड की तरह है, उसकी कोई पार्टिकल होता तो वो सर्टेन होता, जैसे मैं पार्टिकल हूँ, आई एम पार्टिकल, दिस पेन इज पार्टिकल, इट्स पोजीशन इज सर्टेन, इट्स टाइम इज सर्टेन, इट्स मोमेंटम इज सर्टेन, इट्स एनर्जी इज सर्टेन, इसकी तमाम चीज़ें सर्टेन है क्योंकि ये पार्टिकल है। लेकिन जब ये वेव होगा तो ये चार चीज़ों में अगर दो सर्टेन तो दो अनसर्टेन और दूसरी दो सर्टेन तो पहली दो अनसर्टेन हो जाएंगी। पहली दूसरी से आपको पता है एनर्जी, वो एनर्जी, मोमेंटम और टाइम और पोजीशन जिसे बता चुका हूँ। तो लिहाजा अब इधर इस पोजीशन में जब एक पार्टिकल है एंड यू वाना सी दिस पार्टिकल कि ये किधर है, इसकी पोजीशन को सर्टेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए शर्त है जब उस पर आप वेव मारेंगे तो उस वेव की वेवलेंथ उसी पोजीशन के इक्वल होनी चाहिए। अगर आप एक पार्टिकल को देखना चाहते हैं और वो पार्टिकल बतौर वेव है तो उसको देखने के लिए उसकी जो साइज है उसी के बराबर वेव लेंथ वाली वेव आपने उसके ऊपर मारनी होगी, ताकि जब ये वेव और वेवलेंथ आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास पोजीशन जो है उसकी सर्टेन हो जाएगी। और जब पोजीशन सर्टेन हो गई तो ऑटोमेटिकली टाइम भी सर्टेन हो जाएगा। अब जब पोजीशन और यानी कि आपने इसके ऊपर एक वेव लाइट मारी, एक वेव मारी जिसकी वेवलेंथ बिल्कुल उस पार्टिकल के साइज के बराबर है, तो डियर स्टूडेंट मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन की साइज कितनी है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल साइज। और जब बहुत वो स्मॉल है तो आपको बहुत स्मॉल वेवलेंथ का फोटान मारना होगा, और जब बहुत स्मॉल वेवलेंथ का फोटान मारना होगा तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, और जब इनर्जेटिक पार्टिकल उसको लगेगा तो ज़ाहिर है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को अनसर्टेन कर देगा। उसकी पोजीशन उसकी एनर्जी और मोमेंटम को अनसर्टेन कर देगा, सॉरी। जैसे यानी कि उसकी जब आपने पोजीशन सर्टेन कर ली, जब पोजीशन सर्टेन कर ली तो आपको पता है इस हिसाब से x = ct के हिसाब से उसका टाइम भी सर्टेन हो गया। लेकिन जब आपने उसको फोटान मारा, एनर्जेटिक फोटान मारा, हाई फ्रिक्वेंसी वेरी स्मॉल वेवलेंथ का फोटान मारा, तो उस ऐसा करने से उसकी एनर्जी अनसर्टेन, और जो उसकी एनर्जी अनसर्टेन हो गई तो उसका मोमेंटम भी अनसर्टेन हो जाएगा। यानी कि वो अपनी जगह से हिल जाएगा। जिस चीज़ से हम उसको मैयर कर रहे थे उसकी एनर्जी के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन हुई और वो एब्जॉर्ब, वो हिल गया। उसकी पोजीशन और अनसर्टेन हम कहते हैं मोमेंटम अनसर्टेन हो गया। साइमल्टेनियसली उसको कैलकुलेट करना नामुमकिन हो चुका है। अब अगर फ़र्क करें, फिर मैं चाहता हूँ कि इसकी एनर्जी और मोमेंटम जो है वो सर्टेन हो जाए, तो मुझे वेव की वेवलेंथ बड़ी करनी होगी। जब वेव की वेवलेंथ बड़ी कर देंगे फिर उसकी पोजीशन और टाइम अनसर्टेन हो जाएगा वापस। यानी कि वेव की वेवलेंथ बड़ी करेंगे फिर पोजीशन, यानी कि जब आपने उसकी पोजीशन सर्टेन कर ली तो टाइम क्या हो गया, भी सर्टेन हो गया। लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब करने से उसकी एनर्जी अनसर्टेन, और एनर्जी अनसर्टेन तो मोमेंटम भी अनसर्टेन हो जाएगा। आपको पता है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से ये फेमस इक्वेशन आपको पता है। तो लिहाजा लैम्डा इंटू पी को मैं लिख सकता हूँ h इज सिंपली प्लॉन्क कांस्टेंट, और इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, लैम्डा की जगह x, इधर मैं लिखता हूँ मैंने लैम्डा को x पुट किया, या एरर के हिसाब से डेल्टा x और डेल्टा p लिख दूँ तो ये मेरे पास h आ गया। ये इक्वेशन बना गई। इसका मतलब है कि पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्लॉन्क कांस्टेंट है। अब प्रोडक्ट आपको पता है जब दो चीज़ों का कांस्टेंट हो, प्रोडक्ट को आपने फिक्स रखना है, तो एक चीज़ को बड़ा करोगे तो दूसरे को उतना कम करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट आपने फिक्स रखना है। इट्स वेरी सिंपल। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 10 है, 5 2 ज़र
5 2 10, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट फर्ज करें 10 है, 10 इज़ 5 × 2, तो अगर इसको 1 कर दो तो इधर प्रोडक्ट को तो कांस्टेंट रखना है हर वक्त, तो इधर 10 करना होगा, और इसको 1 कर दो इधर 10 करना होगा। एक को बड़ा कर दे, बड़े को छोटा कर दो, तो ये छोटे को बड़ा, ये आपके पास 2 छोटा है, इसको मज़ीद छोटा कर दिया तो बड़ा मज़ीद बड़ा हो जाएगा, या 10 को छोटा कर दिया तो 1 बड़ा हो जाएगा। इनवर्स एग्जैक्ट वेरी सिंपल स्टोरी। तो लिहाजा ऐसी कंडीशन में अगर मैं पोजीशन में एरर कम कर दूं तो मोमेंटम में एरर उतना बड़ा हो जाएगा। पोजीशन में एरर कम कर दूं तो मोमेंटम में, और अगर मैं मोमेंटम में एरर कम कर दूं तो उसकी पोजीशन में एरर बड़ा हो जाएगा। इसी बात को इक्वेशन 1 को एक जरा आप थोड़ा सा देखें डियर स्टूडेंट। इस हिसाब से या इस हिसाब से अगर आप देखें तो एक लम्हा के लिए आप लोग x की जगह, इक्वेशन 1 में x की जगह ये चीज़ पुट कर दें, x की जगह ct पुट कर दें, पुट इन 1 x इज इक्वल टू ct। इस 1 में किधर गई ये 1, तो ct डेल्टा p इज इक्वल टू h, या x की जगह डेल्टा x लिख दें, आपकी मर्जी है, डेल्टा x डेल्टा t चल जाएगा, डजेंट मैटर, c डेल्टा t। तो स्टूडेंट अब आप डेल्टा टी को इधर लिख लें, सी डेल्टा पी को इकट्ठा लिख लें। अब ज़रा इस इक्वेशन के हिसाब से देखें सी पी या सी डेल्टा पी किस चीज़ के इक्वल है, सी डेल्टा पी किस चीज़ के इक्वल है, डेफिनेटली सी डेल्टा पी एनर्जी के इक्वल है। ये देखें, ये मैंने आपको एनर्जी की इक्वेशन भी उसी से बना दी, एनर्जी सी डेल्टा पी, ये इक्वेशन 2। ये दोनों अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की दो शक्लें हैं। इक्वेशन 1 को देखें या इक्वेशन 2 को देखें, ये हाउ ब्यूटीफुल कि ये इसको देखें, टाइम और पोजीशन, एनर्जी और मोमेंटम, यानी कि जब आपने पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम की तो टाइम में भी अनसर्टेनिटी कम और एनर्जी में अनसर्टेनिटी बड़ी हो जाएगी। और अगर आपने एनर्जी में अनसर्टेनिटी को कम कर दिया, जैसे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को कम कर दिया तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी को कम कर दिया, पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ गई तो टाइम में भी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो ये दो इक्वेशंस मैंने आपको डिराइव भी कर दी हैं। इस इक्वेशन को मैंने आपको डिराइव भी कर दिए हैं दोनों सिंपल तरीके से, किस तरह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिराइव होता है और क्या ये आपको बता रहा है। मैंने शुरू में आपको जो कहानी बताई है वही कहानी है कि जब इलेक्ट्रॉन एज अ वेव प्रूव हो चुका था तो ये चीज़ लाजमी हो गई थी कि उस पर भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा, उसका क्लासिकल बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा और डी ब्रोले हाइपोथेसिस उस पर वैलिड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर डी ब्रोले हाइपोथेसिस वैलिड होगा तो जो है वो एज अ वेव ही बिहेव करेगा। फिर उस पर क्लासिकल पार्टिकल की तरह पोजीशन और मोमेंटम सर्टेन नहीं रहेंगे एट अ टाइम, यानी कि बस जब आपने उसकी पोजीशन सर्टेन कर ली तो टाइम सर्टेन लेकिन एनर्जी मोमेंटम अनसर्टेन, और जब आपने उसकी एनर्जी सर्टेन कर ली और मोमेंटम सर्टेन हो जाएगा साथ साथ, फिर पोजीशन और टाइम अनसर्टेन हो जाएंगे। और इससे सीधे साधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ इन दोनों इक्वेशन से आ सकते हैं। आपको कह सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी स्टेट में इतने टाइम तक रुका तो उस स्टेट में उसकी एनर्जी में अनसर्टेनिटी बताओ, या उसकी एनर्जी बता देगा किसी स्टेट के अंदर, फिर टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी पूछ सकता है, या मोमेंटम और पोजीशन बता देगा तो उससे अनसर्टेनिटी पूछ सकता है। और याद रखें इसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्यों एटम के न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व नहीं कर सकता। इसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता चलता है, क्योंकि अगर आप मतलब है वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व या बी कैन नॉट बी प्रेजेंट इन टू न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं मौजूद हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा तो आपको पता है न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो निहायत ही कम है। जब साइज़ कम है तो उसका मोमेंटम बहुत बड़ा हो जाएगा, और मोमेंटम में अगर आप देखें, मोमेंटम में अगर देखें तो वो क्या चीज़ है, मैस
और वेलोसिटी है। अब मास तो उसका बड़ा हो नहीं सकता, मतलब मास पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगेगा तो थोड़ा होगा, वेलोसिटी उसकी फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसी पोजीशन के अंदर, उसी साइज के अंदर उसने मोशन करना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना आर कम होगा तो उतना उसका रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, और वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी बढ़ जाएगी। अगर आप इस वीक के लिए सेपरेट कर दें इस सारी इक्वेशन को, और h और m और डेल्टा x पे डिवाइड कर दें, h आपके पास 6.63 10⁻34 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 31 है, और न्यूक्लियस की साइज 10⁻14 है, तो ये जो नंबर आएगा ये स्पीड ऑफ लाइट से भी बड़ा है। तो हमें पता है आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, रिलेटिविटी थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी, उसके मुताबिक कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से इक्वल भी ट्रैवल नहीं कर सका, ज़्यादा तो अलग बात है। तो इससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से भी बढ़ जाएगी, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वायलेशन है। और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बात और भी स्ट्रेंथन कर रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है इतनी बड़ी स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। इसकी और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ये मैंने आपको सिंपल तरीके से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझाने की कोशिश की है कि इसके पीछे क्या फिजिक्स है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को जो है कल से स्टार्ट करेंगे, जो अगला एटॉमिक स्पेक्ट्रम का है।